हल करेंगे। प्रश्न 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं होगा। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, शून्य हमारा एक पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है और पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि शून्य जो है हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं, जहां पर पूछा गया है क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं हम शून्य को? हाँ, शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p हम शून्य लेंगे और q का मान 1, 2, 3 इत्यादि लेते रहेंगे। जैसे कि शून्य बराबर होगा हमारा 0/1, 0/2, 0/3, 0/-2 इत्यादि इत्यादि। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या निकालेंगे p। ये संख्या होगी जितनी भी संख्याएं हमें बीच में ज्ञात करनी है वो और 1 का धन। तो यहाँ पर p हो जाएगा हमारा 6 धन 1 यानी कि 7। तो जितनी भी संख्या हमें बीच में निकालनी होती हैं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें p प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे पहली संख्या क्या है हमारी 3। तो 3 में हम p बटा p का गुणा कर देंगे। p बटा p क्या होता है? 1 होता है। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो p का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला था? 7। तो यहाँ पर p ये हो जाएगा 3 गुणा 7/7 यानी कि 21/7। इसी तरह दूसरी संख्या हमारी 4, इसको भी हम p बटा p से गुणा कर देंगे। p बटा p 1 है, गुणा करने पर भी हमें 4 ही प्राप्त होगा। p निकाला था हमने 7, तो यहाँ पे हम 7/7 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28/7। अब बहुत ही आसान है 3 और 4 के बीच में 6 संख्याओं को निकालना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हमें निकालनी है। तो पहली संख्या क्या होगी? 21 में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 22/7। इसी तरह 21 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23/7। 21 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24/7। 21 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25/7। 21 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26/7। 21 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 27/7। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 3, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 2 की तरह ही हम इसे हल करेंगे। तो p यहाँ पर हमें निकालना है। p हमारा कितना होता है? जितनी भी बीच की संख्याएं हैं उसमें एक को जोड़ देते हैं। तो p हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि कितनी बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी है? 5। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 6। 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 6। तो p मिल गया हमें यहाँ पर 6। अब हमारी पहली संख्या है 3/5, दूसरी संख्या 4/5। तो अब हम 3/5 में p बटा p का गुणा करेंगे। p हमारा कितना आया था? 6। तो 3/5 में हम गुणा करेंगे 6/6 का, तो हमें मिल जाएगा ये 18/30। उसी तरह हम दूसरी संख्या जो है हमारी 4/5, उसमें भी p बटा p को गुणा करेंगे। p हमें मिला था 6, तो हम 6/6 का गुणा करेंगे। गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 24/30। बस अब हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। हमने निकाला था 3/5, पहली संख्या थी उसको कितना लिखा हमने? 18/30। तो 18 में आप 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19/30। 18 में आप 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20/30। 18 में आप 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21/30। 18 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22/30। 18 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23/30। यही पांचों संख्याएं हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? हमसे पूछा गया है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है, और कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए और हमें उसका कारण बताना है कि क्यों वो सही है या क्यों वो गलत है या क्यों वो सत्य है और क्यों वो असत्य है। भाग 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है हल करके।
संख्या पद्धति अध्याय के परिचय में हमने देखा था वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण में हमने देखा था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ये इसका मतलब है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो पूर्णांक तो होंगी ही होंगी। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, पूर्णांक क्या है? पूर्ण और अंक का संदर्भ क्षेत्र है, मतलब कि पूरा अंक। जितने भी पूरे अंक हैं वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। उदाहरण -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि। हमने परिचय में पढ़ा था प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक जो कि धनात्मक है वो सभी कहलाती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि इत्यादि। तो हमने जाना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि धनात्मक पूर्णांक होती हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या तो होंगी ही होंगी। तो ये जो हमारा प्रश्न है 4, इसका भाग 1 का उत्तर होगा सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। और प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी? धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याओं में हमारा धनात्मक पूर्णांक तो होगा ही होगा। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होंगी ही। तो जो कथन हमें दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य साबित हुआ। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 4 भाग 2। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है और उसका कारण भी बताना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसे हल करके बताएंगे कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, जो पूर्णांक होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो जितने भी पूर्णांक है या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे या पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्णांक हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, पूर्णांक क्या है? पूर्ण और अंक का संदर्भ क्षेत्र है, मतलब कि पूरा अंक। जितने भी पूरे अंक हैं वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। उदाहरण -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? धनात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक और शून्य को मिला के बनता है हमारा पूर्ण संख्या। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि। तो हम प्रश्न पर आते हैं, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी? इसका उत्तर है असत्य। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। तो जो पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए -2 एक पूर्णांक है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन इसका अगर उल्टा पूछा जाता कि क्या एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, तो उसका उत्तर होता सत्य है। प्रश्न 4 भाग 3। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और हमें कारण के साथ अपना उत्तर बताना है। दोस्तों, जैसा कि हमने परिचय में देखा था कि जो परिमेय संख्या है वो या तो पूर्णांक होगी या शांत होगी या अनावसनीय आवर्ती होगी। और जो पूर्णांक है वो या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगा। ये हमने परिचय में देखा था। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, जैसा कि हमने परिचय में देखा था, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होंगे, q का मान 0 नहीं होगा। जैसे कि इसके उदाहरण हम देखें, 2/7, 1/3, -25/1, 8/4, 25/38, 6/6 इत्यादि इत्यादि। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, w। पूर्ण संख्या हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक को और शून्य को। तो धनात्मक पूर्णांक और शून्य मिलके हमारे बनेंगे पूर्ण संख्या। उदाहरण हम देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो सभी पूर्णांक जो कि धनात्मक पूर्णांक है और शून्य, ये सभी मिलके बनते हैं हमारे पूर्ण संख्या। तो अब हमें बताना है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर है असत्य है। क्यों? क्योंकि हमने देखा 1/3 एक परिमेय संख्या तो है, परंतु वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी ये जरूरी नहीं है।
पूर्ण संख्याओं के अलावा भी संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा असत्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमसे पूछा है क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, मतलब कि सही है या गलत है। और हमसे बोला गया है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कारण भी बताना है अपने उत्तर का कि क्यों वो सत्य है या क्यों वो असत्य है। प्रश्न 1 का भाग 1 पूछा गया है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। जैसा कि हमने संख्या पद्धति के परिचय में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण में वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याएं होंगी ही होंगी और जितनी भी परिमेय संख्याएं वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि हमने जाना था कि सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रश्न एक के भाग एक में जो हमसे पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य। तो हमारा उत्तर होगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है और वैसे भी हम जानते हैं सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी भी सवाल में हमसे पूछा गया है कि क्या वो संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हमारा उत्तर सत्य ही होगा। प्रश्न एक भाग दो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण भी देना है अपने उत्तर का। भाग दो में हमसे पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां पर एम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक है। हम देखते हैं ये कथन असत्य है। क्या कारण है उसका? क्योंकि जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है और जीरो बराबर होगा हमारा अंडर रूट जीरो। तो शून्य जो है, शून्य को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर पाएंगे अंडर रूट जीरो के फॉर्म में, क्योंकि एम जो है वो है हमारा प्राकृत संख्या और अगर एम प्राकृत संख्या है तो एम का मान जीरो नहीं होगा। एम का मान जीरो नहीं होगा तो जीरो को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीरो होता है हमारा अंडर रूट जीरो। एम एक प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा पर जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। भाग 3 हमें कथन दिया हुआ है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें बताना है ये कथन सत्य है अथवा असत्य है और हमें उसका कारण देना है। तो प्रश्न को देखकर ही हमें पता चलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आपको, वास्तविक संख्या या तो मेरी परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है हमेशा अपरिमेय संख्या हो। तो इस प्रश्न का हमारा